ओके, गुड इवनिंग। तो चले फिर आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा। क्लास शुरू करने से पहले एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि अभी हम क्लास 12 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था और हमने इस चैप्टर में लगभग सब कुछ जो है वो सीख लिया है। और आज के क्लास में हम इसी चैप्टर के कुछ MCQs क्वेश्चंस बनाएंगे। तो आज के क्लास में हम चैप्टर सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था में जो MCQ क्वेश्चन होते हैं उनको थोड़ा देखेंगे। ये भी सीखेंगे कि वो क्वेश्चन बनाते कैसे हैं और MCQ बनाते वक्त किस तरह की चीज़ों को ध्यान रखा जाए उसके बारे में बात करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले एक बात मैं एकदम क्लियर कर दूं कि मैं ये लेके चल रहा हूं कि आप लोगों ने ये चैप्टर पूरा पढ़ा है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी चैप्टर का MCQ बना रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको पहले पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा या आपको पूरा चैप्टर पता होना चाहिए। अब क्योंकि हम लोगों ने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब ने सारे क्लास अटेंड किए हैं, सारे लेक्चर आप लोगों ने देखा है। और किसी वजह से अगर आपके 2 या 2 से अधिक क्लास मिस हुए होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की क्लास आप अटेंड मत करो, बल्कि पहले प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो, सारे इस चैप्टर के जो वीडियोस हैं उसको आप देख लीजिए। उसके बाद आप ये MCQ का जो क्लास है इसका वीडियो देख लेना। क्योंकि बेटा स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपने चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा होगा तो MCQ नहीं बनेगा। अब आप क्लासेस गैप किए होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले क्लास में आप बैठेंगे और आप ये जज करेंगे कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पता नहीं क्यों, सर बता तो रहे हैं पर मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो बेटा क्वेश्चन कैसे बनेगा? स्वाभाविक सी बात है, आपने पूरा चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं है। या आप ये जज कर रहे होंगे कि सर बता तो रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ समझ में आएगा? अगर आपने चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा है तो स्वाभाविक सी बात है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं बनते। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस वक्त जितने बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं सभी ने ये चैप्टर पूरा देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। और किसी वजह से किसी को छूट गया हो तो पहले प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर को पूरा कंप्लीट कीजिए, फिर ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए, जितने लोग लाइव आए हुए हैं उनके लिए अब मैं क्लास शुरू करता हूं और ये मान के चल रहा हूं कि इन सारे बच्चों ने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा है। चलिए, अब इस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। एक बार शॉर्ट में आपको याद दिलाता हूं इस पूरे चैप्टर में हमने किया क्या है। इस पूरे चैप्टर में हमने पदार्थ के उस अवस्था के बारे में पढ़ा जिसमें परमाणुओं के बीच जबरदस्त आकर्षण होता है और उस अवस्था का नाम है ठोस अवस्था। और हमने ये सीखा कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। हमने खास करके आयनिक ठोस के बारे में पढ़ा। फिर ये देखा कि जो आयनिक ठोस होते हैं उनके अंदर जो क्रिस्टल जालक होते हैं वो कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल जालक के अंदर जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। फिर हमने जो परमाणु होते हैं उनका संकुलन देखा, उनका पैकिंग देखा। फिर यह भी देखा कि पैकिंग के अंदर जो छोटे छोटे वॉइड होते हैं, जो रिक्तियां होती हैं, उनके बारे में पढ़ा। उसके हम न्यूमेरिकल बनाए। फिर हमने घनत्व के बारे में पढ़ा, जो इकाई सेल होता है उसके घनत्व के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर में जो आयनिक ठोस होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले त्रुटियों के बारे में पढ़ा। तो चलिए, फिर ये सारी चीजें हम क्योंकि कंप्लीट कर चुके हैं तो अब मैं आपको इस चैप्टर में जो MCQ होते हैं उसको आप कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। बेटा मल्टीपल चॉइस शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं, स्वाभाविक सी बात है कि आप क्लास 12th में हैं तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लास 11th का भी यूज होगा। क्लास 11th का भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लास 12th में यूज होता है। तो मल्टीपल चॉइस बनाते वक्त ध्यान देना, मल्टीपल चॉइस बनाते वक्त आपको सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। क्लास 11th भी हमारा ठीक ठाक रहना चाहिए और क्लास 12th के हर एक चैप्टर में आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो आज जब मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाऊंगा तो कहीं पर भी अगर क्लास 11th का कोई कॉन्सेप्ट यूज होता हुआ दिखा तो मैं आपको समझा दूंगा, यह मानते हुए कि पता नहीं हमने क्लास 11th में कैसी तैयारी की है, आपने कैसे तैयारी की है मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको तो मैंने क्लास 11 में नहीं पढ़ाया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका क्लास 11th हो सकता है किसी वजह से आपने अगर ठीक से नहीं भी कर पाया होगा, चिंता की बात नहीं है। आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें कहीं पर भी अगर क्लास 11 का कुछ भी यूज होता हुआ दिखा तो मैं आपके सामने रखूंगा। तो चलिए फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं बेटा। तो ठोस अवस्था में कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए तैयार किए हुए हैं और अभी मैं जितने क्वेश्चन करवाऊंगा, आज मैं जितने क्वेश्चन करवाऊंगा, याद रखना क्वेश्चंस के जो पैटर्न्स होंगे आगे आने वाले एग्जाम में ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। फिर रिपीट करता हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में कई राज्यों में जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। आगे चल के आप
ऊपर मल्टीपल चॉइस के थ्रू बड़े बड़े एग्जाम में बैठेंगे तो बेटा क्वेश्चन बनने का तरीका, बनाने का तरीका लगभग वैसा ही रहता है। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, इन क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान समझिएगा, फिर आगे के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे उनमें उनको भी आप आसानी से बना पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप मुझे बना के दिखाना, मिलके चलिए आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहीं पर भी परेशानी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं तुरंत सॉल्व करूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन तो आपके सामने है बेटा। अब मुझे लगता है ये क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं, इसका जो आंसर है आप दे सकते हैं। पहले ही क्वेश्चन, शुरुआत एक साधारण क्वेश्चन से मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिलिकॉन के अंदर, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिलिकॉन के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाते हैं तो बताइए किस तरह का जो संरचना है वो बन के तैयार होगा। आप सबको क्या ये टॉपिक याद है बेटा? मेरे ख्याल से पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपके सामने हम किसी, आपने पढ़ा था ना सिलिकॉन, तो आपको याद होगा कि सिलिकॉन के ठोस में जब हम अशुद्धि मिलाते हैं, कोई ऐसी अशुद्धि जैसे कि एग्जांपल तौर पर आर्सेनिक, तो बेटा अगर आप कोई ऐसी अशुद्धि मिलाते हो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएं, ये देखो, ये मैंने आपके सामने एक सिलिकॉन ले लिया और बेटा सिलिकॉन, ये देखिए सिलिकॉन के अंदर मैंने आर्सेनिक को अशुद्धि के रूप में डाल दिया। देखिए आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, मैं ये मान के चल रहा हूं, फिर भी हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा मैं आपको चीजों को याद भी दिलाते चलूंगा कि हमने ऐसा ऐसा इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ा था। तो आपको याद होगा बेटा कि जब हम आर्सेनिक का डोपिंग करते हैं या शुद्धि मिलाते हैं तो वहां पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक सेमीकंडक्टर बन के तैयार होता है। और याद है इस सेमीकंडक्टर को किस तरह का सेमीकंडक्टर बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम लोग एन टाइप, इसको बोलते हैं एन टाइप। तो जब भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मदद से यानी कि इलेक्ट्रॉनों के अधिकता के वजह से कोई सेमीकंडक्टर बने तो उसे हम क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बेटा? एन प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार का अर्धचालक जब भी हम ऐसे अशुद्धि मिलाते हैं जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाए या इलेक्ट्रॉन ज्यादा आपको दिखाई दें, तो किस तरह का वहां पर संरचना बनता है बेटा? एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। तो ये क्योंकि पिछले क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा है, मुझे यकीन है ये सब आपको याद होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि इन सब में से कौन सा ठोस सबसे अधिक चुंबकीय गुण दर्शाएगा? इन सब में से कौन सा ठोस सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण दर्शाएगा? तो बेटा चुंबकीय गुण हम पिछले क्लास में ही इसको पढ़े हैं कि वे सारे ठोस जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ठोस चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि जब भी किसी ठोस के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए तो हम कहते हैं कि वो जो ठोस है वो चुंबकीय गुण दर्शाएगा। तो बस अब हमको ये पता करना है कि इन सभी ठोसों में से किसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इनमें से किसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? बहुत लोगों का आंसर यहां पर आना चालू हो गया है, बहुत लोगों का आंसर यहां पर आ रहा है। कुछ लोग यहां पर बी का आंसर दे रहे हैं। नीरज आपने सी लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको बताता हूं, और कुछ लोग यहां पर आंसर बी बता रहे हैं, तो गौर सुनेंगे बेटा। जब भी आपके सामने कोई आयनिक ठोस आ जाए तो हम ये कैसे पता करते हैं कि वो ठोस चुंबकीय गुण दर्शाएगा? तो जवाब एकदम सरल है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि वे सारे ठोस जिनमें अयुग्मित यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, वे सारे ठोस जो होते हैं वो चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो बस आपको यह पता करना था कि इनमें से किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा कैसे पता करते हैं? चलिए एक बार मैं आपको याद दिलाता हूं। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है और सही आंसर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा। मैं सभी बच्चों को साथ लेके चल रहा हूं।
जो आंसर नहीं दे रहे हैं या जो आंसर गलत दे रहे हैं, मुझे उनका भी साथ देना होगा। तो जो लोग सही आंसर दे रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और बहुत अच्छी बात है कि आप आंसर दे पा रहे हैं बेटा, पर थोड़ा सा सहयोग करेंगे। जिन बच्चों को ये इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए मुझे पूरा थोड़ा सा बताना तो पड़ेगा ही। तो चलिए मैं आपको बताता हूं बेटा, यहां पर करना क्या होता है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इन सभी ठोसों में किस किस धातु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब आप लोगों ने क्लास 11th में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका विन्यास पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पढ़ा होगा। तो किसी भी धातु का आप कॉन्फ़िगरेशन करके ये पता लगा सकते हैं कि किस धातु के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और जिसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा कह देना कि वो चुंबकीय गुण दर्शाएगा। तो ये कैसे करते हैं बेटा, तो यहां देखो इस पहले वाले ठोस पे जरा ध्यान दीजिए। इस पहले वाले ठोस में ये बताओ आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है बेटा, +2 है ना। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, -2। तो फिर आयरन का कितना हो गया, +2। यहां पर आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है बेटा, +3। निकल का ऑक्सीकरण संख्या है बेटा +2। यह जिंक का ऑक्सीकरण संख्या +2। आपने क्लास 11th में रिडॉक्स चैप्टर पढ़ा है, ऑक्सीकरण जो ऑक्सीकरण अपचयन, इस तरह के एक चैप्टर था वो आपने पढ़ा है। तो उसमें आपको सिखाया गया कि कैसे जो ऑक्सीकरण संख्या है ये निकाली जाती है, तो आपको मालूम है ये। चलो तो सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी आपके सामने कोई आयनिक ठोस आ जाए तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि उनमें जो धातु है उनका ऑक्सीकरण संख्या कितना है। फिर उस ऑक्सीकरण संख्या का आपको विन्यास करना पड़ेगा। कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। जैसे कि इस पहले प्रश्न में कौन सा ठोस है, आयरन। बेटा आयरन का क्या विन्यास होता है, 1:2। एक मिनट, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 26। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। और इसका विन्यास क्या होता है, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d6। ये देखिए ये आयरन का विन्यास है। यहां पर मैंने आयरन का विन्यास ले लिया। अब तुम इसको इस तरह से भी बना सकते हो। ये देखो ये D कक्षक है, ये S कक्षक है। आप मुझे ये बताओ कि यहां पर S कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2, और D कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये मैंने क्या बनाया हुआ है, ये मैंने संयोजी कक्ष का विन्यास लिखा हुआ है ना। आपको पता है ना क्लास 11th में आप पूरा विन्यास लिखते थे, आप पूरा लिखते थे 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d6, आप ऐसे लिखते थे। पर क्लास 12th में मैं आपको बता दूं, आपको पूरा विन्यास लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ बाहरी कक्ष को लिखिए, जो संयोजी कक्ष होता है उसको लिखो, आपका काम चल जाएगा, आपका पूरा काम जो है वो चल जाएगा। इसीलिए आपको सिर्फ मैंने यहां पर संयोजी कक्ष जो है वो बना के दिया है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त कि आयरन का ये संयोजी कक्ष का विन्यास है। अब मुझे ये बताओ कि पहले वाले ठोस में जो आयरन है उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है बेटा, +2। कितना है ऑक्सीकरण संख्या, +2। इसका मतलब है कि आपको आयरन के अंदर से, लोहे के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। ध्यान देना, जब भी किसी का आप ऑक्सीकरण संख्या निकालते हो तो उसका मतलब होता है बेटा आपको उस तत्व के अंदर से उतने इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। तो ये ऊपर में जो मैंने लिखा है ये आयरन का विन्यास है। पर इस पहले वाले ठोस में आयरन का ऑक्सीकरण संख्या +2 आया। इसका मतलब है कि आयरन में से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। तो अगर आप आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, बेटा आपको पता है कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलेगा। अगर आपको यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ तो सबसे पहले आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे पहला, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको निकालेंगे। तो ये देखिए अगर मैं यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो S कक्षक खाली हो जाएगा। अब बचा सिर्फ यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन। जिसमें से आप देख सकते हैं बेटा कि यहां पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मैं ये दूसरा वाला एग्जांपल बनाऊं, तो बेटा दूसरे वाले एग्जांपल में आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +3। एक मिनट, दूसरे वाले में आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +3। ये देखो दूसरे वाले यौगिक में आयरन का ऑक्सीकरण संख्या +3 है। इसका मतलब है कि आयरन में से
आप लोगों को 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा। दूसरे वाले में ये तो ए वाला था, ये बी वाला बता रहा हूं, तो बी वाले यौगिक में आयरन का +3 ऑक्सीकरण संख्या है। इसका मतलब आयरन में से आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा? तो बेटा शुरू में ये दोनों निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा? तो बेटा तीसरा इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा। थोड़ा सावधानी रखेंगे, कई बच्चे क्या करते हैं, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो याद रखना, आप हमेशा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना जहां पर युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हमेशा पेयर वाला इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है। तो कुल मिला के आपको यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, 2 यहां से निकल जाएगा बेटा और 1 यहां से निकल जाएगा। तो कुल मिला के कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे? तो अब आप देखो, ऊपर वाले केस में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे और नीचे वाले में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो चुंबकीय गुण होता है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के संख्या पर डिपेंड करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के संख्या पर निर्भर करता है। तो पहले वाले में क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हैं और दूसरे वाले में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो बेटा इस ठोस में चुंबकीय गुण ज्यादा होगा, इस ठोस में चुंबकीय गुण ज्यादा होगा। तो याद रखना कि जिसके पास ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा चुंबकीय गुण दर्शाता है। तो आपने क्या देखा कि पहले वाले केस में Fe2+ था, तो Fe2+ में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वाले केस में आयरन में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक उसी प्रकार आप आगे भी चेक कीजिएगा तो आप पाएंगे कि इन चारों एग्जाम्पल में से ये जो बी वाला एग्जाम्पल है यानी कि आयरन, उसमें सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसीलिए इसका चुंबकीय गुण सबसे ज्यादा होगा, इसका चुंबकीय गुण सबसे ज्यादा होगा। तो याद रखना, जिसके पास ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उसमें ज्यादा चुंबकीय गुण होगा। और आपने एक शब्द सुना होगा चुंबकीय आघूर्णन, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा बेटा चुंबकीय आघूर्णन, जिसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट असल में चुंबकीय आघूर्णन क्या दर्शाता है? वो ये बताता है कि किसी भी ठोस में कितना चुंबकीय गुण है। तो जब चुंबकीय गुण को हम किसी वैल्यू से दर्शाते हैं, किसी मान से दर्शाते हैं, तो उस मान को, उस वैल्यू को चुंबकीय आघूर्णन कहते हैं। तो जितने भी ठोस चुंबकीय होते हैं उनके चुंबकीय गुण को हम चुंबकीय आघूर्णन के माध्यम से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो बेटा मैं वो भी आपको बताता हूं, चुंबकीय आघूर्णन पता लगाने का तरीका होता है, चुंबकीय आघूर्णन पता लगाने का तरीका होता है ये न्यू √n+2 bm। ये देखिए, ये है सूत्र किसी भी चुंबकीय गुण का चुंबकीय आघूर्णन पता लगाने का तरीका, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट पता लगाने का तरीका। बस इस सूत्र में ये जो n लिखा है ना, n बेटा n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बेटा पहले वाले उदाहरण में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 4, तो इसमें n का मान कितना होगा? 4। इस वाले में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, तो इसमें n का मान कितना होगा? 5। तो स्वाभाविक सी बात है, n का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका ठोस चुंबकीय गुण दर्शाएगा। तो अगर कभी भी ये प्रश्न में यह पूछ देता है कि बताइए किस ठोस में चुंबकीय गुण पाया जा रहा है, ये ज्यादा पाया जाएगा, बहुत सिंपल तरीका है, बस उसमें आपको क्या पता लगाना है कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और जिसके पास ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा चुंबकीय गुण दर्शाएगा। और किसी भी ठोस का चुंबकीय आघूर्णन निकालने का सूत्र मैंने आपके सामने रख दिया है। वो जो बीएम लिखा है, बीएम बेटा, बीएम का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन, वो इकाई है चुंबकीय आघूर्णन का, वो इकाई है, वो यूनिट है, बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। खैर ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या था बेटा? सेकंड वाला बी, FeCl3 इन सभी ठोसों में सबसे अधिक क्या है? चुंबकीय है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आपको पूछ रहा है कि इन सभी ठोसों में से कौन सा ठोस रंगीन होगा, यानी कि इसमें से किस ठोस में कलर पाया जाएगा? कलर। तो यहां पर भी सेम नियम लागू होता है, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो
वो रंगीन होगा, ऐसे ठोस जो है वो रंगीन होंगे। आपने ये क्लास 11th में भी थोड़ा सा पढ़ा है और मैंने इस चैप्टर में भी आपको थोड़ा सा बताया था कि कोई भी ऐसा ठोस जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उनमें कलर पाया जाता है, कलर वो रंगीन होते हैं। अब बस आपको यह तय करना है कि इनमें से किसके किसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो एक बार ट्राई कीजिए, मुझे बताएंगे इसमें से किसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां पर रंगीन ठोस कहलाएगा। वो एक बार पता लगाइए बेटा। ओके, कुछ बच्चे बी लिख रहे हैं, कुछ बच्चे डी लिख रहे हैं। लक्ष्मण सही आंसर है बेटा। आलोक, अमजद, आदित्य, आप लोग आंसर सही है बेटा। आंसर है बी। आंसर है बी। बी वाले के पास सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। चलो एक बार फटाफट ना मैं विन्यास करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो ये बताइए टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 22। और इसका विन्यास क्या होता है बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। बेटा ये किसका विन्यास है? ये टाइटेनियम का है। चलिए उसको इस प्रकार से बना लेते हैं। जल्दी से बताओ यहां टाइटेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्ष में? 4s में 2 और 3d में 2। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया टाइटेनियम का विन्यास। लेकिन अब आते हैं पहले वाले प्रश्न में। पहले वाले प्रश्न में TiO2 लिखा है। बेटा TiO2 में कोई बताएगा टाइटेनियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? चलो जवाब दो। TiO2 में टाइटेनियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? हाँ, +2। देखो बेटा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी शुरुआत जो हुआ है ना क्वेश्चंस का, अभी शुरू में मैं एकदम साधारण क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो साधारण क्वेश्चंस होते हैं उनके पीछे भी कुछ डीप कॉन्सेप्ट होते हैं, वो भी मैं बता सकूं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिन बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस फटाफट बन जा रहे हैं, जरूर उनका क्लास 11th अच्छा होगा। और हम चाहते भी हैं भाई कि आपका क्लास 11th भी अच्छा रहे और क्लास 12 भी। तो एकदम बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिन बच्चों को ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन जा रहे होंगे, हालांकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन में एक जैसा सिचुएशन नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन में थोड़ी परेशानी भी आपको हो सकती है, कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ भी हो सकते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा सारे क्वेश्चन आप जरूर देखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें से बहुत सारे लोगों को इसका आंसर, अब इसका जो आंसर है वो पता चल गया होगा। कि मैंने पहले ही बोल दिया, जिसके पास ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा या जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर शो करेगा। ठीक है, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो कलर शो करता है। पर अब एक क्वेश्चन है, क्या आप ये जानते हैं कि किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कलर क्यों शो करता है? मैं ये भी आपको बताने वाला हूं। आप भले ही इसका फटाफट विन्यास करके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देख के आपने आंसर बता दिया कि हाँ भाई ये वाला ठोस ज्यादा, ये वाला ठोस जो है वो कलर शो करेगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि किसी के पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आने से वो ठोस कलर क्यों शो करता है? आप कोई भी बुक उठा के देखिए, सभी बुक में यह लिखा रहता है कि वे सारे ठोस, चाहे वो धात्विक हो या अधात्विक हो, अगर उनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो कलर शो करेंगे। पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के होने से कोई कलर क्यों शो करता है, वो आपको लिखा हुआ बहुत कम किताबों में मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो कलर क्यों शो करता है। पहले तो किसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो पता कर लेते हैं भाई। तो यहां देखना बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले केस में, टाइटेनियम। तो टाइटेनियम के यहां पर ऑक्सीकरण संख्या +2। ओ एक मिनट, +2 ऑक्सीकरण संख्या नहीं होगा, क्षमा चाहूंगा, इसका +4 होगा बेटा। टाइटेनियम का ऑक्सीकरण संख्या यहां पर +4 होगा, ऑक्सीकरण संख्या यहां पर +4 होगा। तो चलो, तो अब तुम मुझे ये बताओ, टाइटेनियम में +4 ऑक्सीकरण संख्या है, +4 का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। तो बेटा टोटल संयोजी कक्ष में 4 ही तो इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3
4, और चारों के चारों निकल जाएंगे तो एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या समझे कि ये जो ठोस है इसमें क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कलर शो नहीं करेगा। दूसरे वाले में आते हैं। दूसरे वाले में टाइटेनियम का यहां पर ऑक्सीकरण संख्या है बेटा +3। दूसरे वाले में टाइटेनियम का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है +3। तो चलिए अब टाइटेनियम में से +3 का मतलब है अब हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सबसे पहले ये वाला निकलेगा, दूसरा ये वाला निकलेगा, तीसरा ये वाला निकलेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद देखो यहां पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया। तो बेटा जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वही कलर शो करता है, वही कलर शो करता है। ठीक है, तो ये तो इस प्रश्न का आंसर है। बाकी में चेक कर लेना, इसमें ऑक्सीकरण संख्या +5 आएगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगा। इसमें इस वाले में ऑक्सीकरण संख्या +2 आएगा, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगा। इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, सिर्फ इसी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये तो पता चल गया, अब ये तो पता चल गया कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के वजह से किसी भी ठोस में कलर आ जाता है, उसी की वजह से किसी भी ठोस में कलर आ जाता है। लेकिन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अब मैं आपको चाहता हूं कि यह भी बता सकूं कि अगर किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उससे उस ठोस में कलर कैसे आ जाता है। तो चलिए अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, वो इस प्रश्न का हिस्सा नहीं है, पर बेटा मुझे लगता है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए ताकि और किस तरीके का अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसको हल कर सके। तो चलिए सुनेंगे ध्यान से कि मैंने कहा कि किसी के पास भी जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो ऐसे ठोस रंगीन होते हैं, उनमें कलर पाया जाता है। पर प्रश्न यह उठता है कि किसी भी ठोस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से उसमें कलर कैसे आ जाता है। तो जरा गौर से सुनना बेटा, इसका क्या उत्तर है, इसका क्या उत्तर है। दरअसल होता क्या है कि यहां सुनेंगे। अच्छा, आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा परमाणुविक संरचना। उसमें थोड़ा सा तत्वों के कलर के बारे में बताया गया है। मुझे नहीं पता आपने वो पढ़ा है कि नहीं और किस स्तर का पढ़ा है, पर चलिए मैं आपको एक बार बताता हूं कि किसी भी ठोस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण कलर कैसे आ जाता है। तो गौर से सुनना बेटा, जरा गौर सुनेंगे। ये बताओ, अभी जो मैं विन्यास लिख रहा था, ये कौन सा विन्यास था बेटा? बाहरी कक्ष का विन्यास था। अभी जो मैं विन्यास लिख रहा था ये कौन से कक्ष का विन्यास था? बाहरी कक्ष का विन्यास। तो अब एकदम ध्यान से सुनना, गौर सुनेंगे बेटा। अब होता क्या है कि ये देखिए, ये मैंने नाभिक बना लिया और ये मैंने कुछ कक्ष बना लिए, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप मुझे एक सवाल का जवाब दो, किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी एटम के अंदर कितने सारे कक्ष हो सकते हैं? कितने सारे शेल कक्ष हो सकते हैं? आंसर दीजिए। किसी भी ठोस के अंदर, माफ कीजिए, किसी भी परमाणु के अंदर कितने कक्ष हो सकते हैं? कितने ऑर्बिट हो सकते हैं? कितने शेल हो सकते हैं? सोमेश ने कहा 4, नीरज ने कहा 4, रोहन कुमार ने कहा 7, सोमेश 4, फातिमा ने कहा 8, नीरज पटेल 4 और 7। ओके, नो लिमिट। एक बच्चे ने कहा नो लिमिट। ओके, चलिए अब मैं आपको आंसर बताता हूं। मैंने एक प्रश्न पूछा, किसी भी ठोस में या किसी भी तत्व में किसी भी परमाणु में कितने कक्ष हो सकते हैं? बेटा जवाब है 7। इससे ज्यादा कक्ष नहीं होता। यह भी मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। ये बताओ, आप लोगों ने आवर्त सारणी देखा है? आवर्त सारणी, पेरियोडिक टेबल, आपको याद होगा
पेरियोडिक टेबल के पहले पीरियड में, पहले पीरियड में 2 एटम होते हैं। आपको सबको याद होगा बेटा कि जो पेरियोडिक टेबल होता है, हमारा जो आवर्त सारणी होता है ना, इस आवर्त सारणी में जो पहला पीरियड होता है, जो पहला पीरियड होता है बेटा, उसमें 2 तत्व होते हैं, 2 तत्व होते हैं। तो जानते हैं ये जो आवर्त सारणी है इसमें टोटल 7 पीरियड होता है, आपने पढ़ा होगा। इस तरह से टोटल 7 पीरियड होते हैं और 18 समूह, 18 ग्रुप होता है। तो बेटा आवर्त सारणी में जो 7 पीरियड होते हैं ना, वो दरअसल कक्ष को दर्शाता है, कक्षों की संख्या को दर्शाता है, नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है आवर्त सारणी में जो पहले श्रेणी में या जो पहले पीरियड में जो तत्व होते हैं उनमें 2 शेल पाए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा पीरियड है उसमें भी 2 शेल, फिर कितना 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। तो ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन जब आप भरते हैं तो आप जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो किस शेल में भर रहे हैं उसको थोड़ा याद रखिएगा। तो गौर सुनेंगे, ये जो पीरियड होते हैं ना बेटा, इस पीरियड में जो तत्व होते हैं वो किस पीरियड में है, वो इस बात को दर्शाता है कि उसके अंदर कितने कक्ष होंगे। तो गौर सुनना, पहले पीरियड में जितने भी तत्व होते हैं उनमें 1 कक्ष पाया जाता है। दूसरे पीरियड में जितने भी तत्व होंगे उनमें 2 कक्ष, 2 ऑर्बिटल या शेल पाया जाएगा। और सातवें पीरियड में जितने भी तत्व होंगे उनमें 7 शेल पाया जाएगा, उनमें 7 शेल पाया जाएगा। तो जरा गौर से सुनेंगे, किसी भी तत्व में अधिक से अधिक कितना ऑर्बिट हो सकता है, कितना शेल हो सकता है, कितना कक्ष हो सकता है। तो आंसर बेटा 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा शेल नहीं हो सकता। ये आप आवर्त सारणी में जो पीरियड होते हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो याद रखना, यहां पर टोटल 7 पीरियड होते हैं। और मैं बता दूं, पहले पीरियड में 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, उनमें 1 ही शेल होता है क्योंकि वो पहले पीरियड के हैं। फिर दूसरे पीरियड में जितने भी तत्व होंगे उनमें 2 शेल होंगे क्योंकि वो दूसरे पीरियड के हैं। और 6वें पीरियड में जितने भी तत्व होंगे उनमें 6 पीरियड होंगे क्योंकि 6 शेल होंगे क्योंकि वो 6वें पीरियड के हैं। तो याद रखना किसी भी तत्व में 7 से ज्यादा शेल नहीं हो सकता। तो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, किसी भी परमाणु में अधिक से अधिक कितना शेल हो सकता है? तो आंसर है 7 से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन अब उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनो बेटा। आवर्त सारणी को देख के मैं जान गया कि किसी भी तत्व में 7 से ज्यादा शेल नहीं हो सकता। लेकिन अब एक प्रश्न है, एकदम गौर सुनना। मैंने कहा किसी भी परमाणु में 7 से ज्यादा कक्ष यानी कि शेल नहीं हो सकता। लेकिन अब एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, हाइड्रोजन में कितने शेल होते हैं? बताइए, हाइड्रोजन में कितने कक्ष होते हैं, कितने शेल होते हैं? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बेटा सभी लोगों ने आंसर दिया 1। ठीक, अब आप सोचेंगे कैसा फालतू सब प्रश्न पूछ रहे हैं सर, यहां बात चल रही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ाने की और ऐसा फालतू क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे। हम सबको पता है कि हाइड्रोजन में 1 ही शेल होता है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। मेरा पहला प्रश्न था, किसी भी परमाणु में कितने कक्ष अधिक से अधिक हो सकते हैं? तो जवाब है 7। और दूसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन में कितने कक्ष होते हैं? तो जवाब है 7। हाइड्रोजन में भी 7 शेल होते हैं, हाइड्रोजन में भी 7 शेल होते हैं। और बताऊं, हर एक परमाणु में 7 शेल होते हैं। हर एक एटम में 7 शेल होता है। ध्यान दीजिएगा, हर एक एटम में 7 शेल होता है। यह सुन के बड़ा अजीब लगेगा, पर अगर आप लोगों ने क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणुविक संरचना चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो यह आपको जरूर बताया गया होगा। और मैं आपको बता दूं, अब अगले हफ्ते से ही
मैं आपको क्लास 11th का कुछ चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा, जो क्लास 12 में यूज होगा। तो उस क्लास में मैं वो सारी बातें बताऊंगा जो आपके क्लास 11th में या तो आप ठीक से नहीं पढ़ पाए होंगे या स्किप हो गया होगा। तो आप चिंता ना करें, बस अब मुश्किल से 4-5 दिन और फिर एक क्लास में लेने जा रहा हूं जिसमें क्लास 11th का पूरे फिजिकल का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। तो अब यहां पर आओ, सुन के थोड़ा अजीब लगा कि हाइड्रोजन में 7 शेल होता है। हाँ जी, हर एटम में 7 शेल होता है। आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा बेटा, आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, नील बोर नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि हर एटम में 7 शेल होते हैं। पर इनको कैसे पता चला कि हर एटम में 7 शेल होता है? तो बेटा इस एक क्वेश्चन के लिए अभी जो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा रहा हूं उसके लिए इतना डीप भी मैं नहीं जा सकता। हां, बस अभी कुछ दिनों में ही जो मैं बैकलॉग क्लास लेने वाला हूं, जो बेसिक क्लास लेने वाला हूं, उसमें मैं जरूर बताऊंगा, मैं आपको वादा करता हूं। हां, अभी के लिए बस इतना याद रखो, हर परमाणु में 7 शेल होते हैं। तो फिर क्वेश्चन है कि हमको शेल दिखता क्यों नहीं है? अरे भाई, हमको बचपन से टीचर ये बता रहा है कि बेटा हाइड्रोजन में एक ही कक्ष होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। पर अब प्रश्न ये उठता है, हाइड्रोजन में भी 7 शेल होते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? ये मुझे आज तक पता क्यों नहीं चला? तो ध्यान सुनना बेटा, हर एटम में 7 शेल होते हैं, पर वो दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अगर इलेक्ट्रॉन गया तो वो शेल अपने आप आपको दिखने लग जाएगा। वहां इलेक्ट्रॉन गया तो वो शेल आपको अपने आप दिखने लग जाएगा। आज तक दिखा नहीं, चलो मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, तो यहां ध्यान देना, मैं आपके सामने एक परमाणु बनाया हूं। ये देखो बेटा, ये एक परमाणु है और ये इसका ना बाहरी कक्ष है। ये वाला जो है ये इसका बाहरी कक्ष है। बाहरी कक्ष मतलब बाहर वाला कक्ष। और आप लोग को लगता है किसी भी तत्व में जहां तक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वहीं तक शेल होता है। तो आपको लगता है कि यहां तक इलेक्ट्रॉन पाया गया, इसको आपने बाहरी कक्ष बोल दिया। पर ध्यान सुनना बेटा, यहां पर मान लो इलेक्ट्रॉन है, इसको आपने बाहरी कक्ष बोल दिया। पर मैंने अभी आपको बताया है कि और भी कक्ष होते हैं जो दिखते नहीं पर होते हैं। हर परमाणु में 7 शेल होता है। तो कुछ देर के लिए यह मान लो कि मेरे पास एक परमाणु है जिसमें आपको टोटल 1, 2, 3 और 4 शेल दिख रहे हैं, क्योंकि 4 शेल में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऊपर में भी शेल हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। पर आज इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा। यहां देखना, मैं आपको ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या बताने जा रहा हूं, एकदम ध्यान सुनेंगे इसको। मान लो ये एक परमाणु है और इस परमाणु के अंदर ये वो कक्ष हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको। ये वो कक्ष हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं और ऊपर में ये जो बैगनी कलर में आपको दिख रहा है, ये ऐसे कक्ष हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अब सुनना ध्यान से, होता क्या है ये बताओ। कोई भी तत्व या कोई भी ठोस आपको रंगीन कब दिखता है? कोई भी तत्व या कोई भी ठोस आपको रंगीन कब दिखता है? जब आप उसको रोशनी में लाते हो, उजाले में लाते हो, व्हाइट लाइट में लाते हो। अरे भाई, अंधेरे में मैं पूछूंगा बताओ इस ठोस का क्या रंग है, आप थोड़ी बता पाओगे, आपको दिख ही नहीं रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको अगर यह पता करना है कि किसी भी ठोस में कौन सा कलर है, तो स्वाभाविक सी बात है आप उसको रोशनी में लेके आओगे। और बेटा रोशनी का मतलब होता है विजिबल लाइट। रोशनी का मतलब होता है विजिबल लाइट, यानी कि वो लाइट जिसके कारण हम चीजों को देख पाते हैं। और आप सबको पता होगा वो क्या होता है बेटा, विबग्योर, यानी कि बैगनी से लेकर लाल रंग तक जो 7 रंगों के विकिरण होते हैं, वायलेट से लेके रेड तक जो 7 रंग के विकिरण होते हैं बेटा, उसी को विजिबल लाइट बोलते हैं। और आपको पता है इन अलग अलग रंगों में अलग अलग ऊर्जा पाई जाती है। अलग-अलग रंगों में अलग-अलग ऊर्जा पाई जाती है। आपने पढ़ा है क्लास 11 में, आपको याद होगा बेटा, लाल रंग में सबसे कम ऊर्जा पाई जाती है और बैगनी रंग में सबसे ज्यादा ऊर्जा पाई जाती है। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि
कि जो ध्यान सुनना, जो व्हाइट लाइट होता है बेटा, विजिबल लाइट को ना हम व्हाइट लाइट भी बोलते हैं। विजिबल लाइट को यानी सूर्य, सिंपल भाषा में आप सूर्य की रोशनी को भी आप ऐसा कह सकते हैं। तो गौर सुना बेटा, व्हाइट लाइट को हम विजिबल लाइट भी बोलते हैं। और ये जो विबग्योर 7 रंग है, तो 7 रंगों के विकिरण का समूह को, विकिरण के समूह को हम क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट, या फिर क्या बोलते हैं बेटा? व्हाइट लाइट। लेकिन अब एक प्रश्न है, कि यहां पर मैंने कहा कि हर एक, ध्यान सुनना, हर एक विकिरण में, हर एक रेडिएशन में अलग अलग ऊर्जा पाई जाती है। अब होता क्या है, जरा गौर से सुनेंगे। असल में होता क्या है कि जब आप इस ठोस को, गौर से सुनना, जब आप इस ठोस को प्रकाश में लाओगे, लाइट में लाओगे, जब आप इस ठोस को लाइट में लाओगे, तो बेटा जब आप किसी ठोस को लाइट में लाते हो तो इसके ऊपर लाइट पड़ेगा, इसके ऊपर लाइट पड़ेगा, गौर सुनना, इसके ऊपर लाइट पड़ेगा। तो जब इस ठोस के ऊपर लाइट पड़ेगा, जब इस ठोस के ऊपर लाइट पड़ेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन लाइट के ऊर्जा को, ये इलेक्ट्रॉन लाइट के ऊर्जा को ग्रहण करके, उछल करके, उत्तेजित होकर के ऊपर वाले कक्ष में चला जाएगा, किसी ऊपर वाले कक्ष में चला जाएगा और ऊपर में जाके घूमेगा। पहले ये इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कक्ष में घूम रहा है। अच्छा, ये तो पढ़े हो ना कि जो कक्ष नाभिक के सबसे करीब होता है उसका ऊर्जा सबसे कम होता है, जैसे जैसे दूर जाओगे तो ऊर्जा बढ़ने लगता है। तो बेटा यहां पर पहले ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे वाले कक्ष में घूम रहा था, इसका मतलब जरूर उसमें ऊर्जा कम रही होगी। लेकिन अब सुनना हुआ क्या, जब आप इस ठोस को प्रकाश में लाते हो, लाइट में लाते हो, तो लाइट में जो ऊर्जा है उसे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऊपर चला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करता है और ऊपर चला जाता है। पर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के लिए कितना ऊर्जा खाएगा? अब क्वेश्चन है कि भाई इस ठोस के ऊपर लाइट पड़ा, इस ठोस के ऊपर लाइट पड़ा और लाइट में 7 रंग के विकिरण होते हैं, 7 रंग के रेडिएशन होते हैं और सबकी ऊर्जा अलग अलग होती है। तो प्रश्न ये उठता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाने के लिए इसमें से कौन से रेडिएशन का ऊर्जा खपत करेगा? तो बेटा मान लो इसका कोई कहना चाहिए साइंटिफिक मेथड नहीं है यह पता लगाने का कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते वक्त किस ऊर्जा को खाएगा। पर कुछ देर के लिए मान लो, गौर से सुनना, कुछ देर के लिए मान लो यह इलेक्ट्रॉन ऊपर उछलने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर उछलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, मान लो वो ग्रीन के पास है, हरे रंग के पास है। ध्यान सुनना, यह इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाता है ना तो सारा का सारा लाइट खा नहीं जाएगा, उस 7 रंगों में से किसी एक रंग को खाएगा ऊपर उछलने के लिए। तो मान लो इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर उछलने के लिए उतनी ऊर्जा चाहिए जितना हरे रंग के पास है। तो फिर क्या होगा बेटा, जब इस ठोस के ऊपर लाइट पड़ेगा तो लाइट के अंदर जो हरा रंग होता है, हरे रंग के ऊर्जा को यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ऊपर चला जाएगा। अब बाकी बचे 6 कलर, 7 में से 1 कलर को यह इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते वक्त खा गया। लेकिन बेटा बाकी जो कलर बचे वो क्या, तो वो जो है ना वो यहां से दोबारा बाहर निकल जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे। ये देखो बाकी जो बचे कलर हैं वो यहां से बाहर निकल जाएंगे, बाहर। और आपको पता है कि ये जो बचे हुए 6 कलर के रेडिएशन हैं, जब बाहर निकलते हैं ना बेटा तो एक नया रंग बनाते हुए निकलते हैं, एक नया कलर बनाते हुए निकलते हैं। मुझे ये बताओ, ये जो विबग्योर होता है इसे व्हाइट लाइट क्यों बोलते हैं? व्हाइट लाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब 7 रंग एक साथ होते हैं तो उनमें कोई कलर नहीं होता है जी। जब 7 रंग एक साथ होते हैं उनमें कोई कलर नहीं होता। लेकिन अगर उस 7 रंग में से अगर किसी एक कलर को भी आप खा जाओगे, 7 रंग में से अगर आप किसी एक रंग को हटा दोगे तो बाकी बचे हुए
जो रेडिएशन है वो एक नया कलर पैदा कर देते हैं, और जो नया कलर पैदा होगा उसी कलर के रूप में ये ठोस आपको दिखाई देगा। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला कि व्हाइट लाइट में 7 रंग के रेडिएशन होते हैं, और जब 7 रंग एक साथ होते हैं तो इसमें कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता, इसको व्हाइट लाइट बोलते हैं, व्हाइट लाइट बोलते हैं। लेकिन जब व्हाइट लाइट किसी ठोस के ऊपर पड़ता है तो यह इलेक्ट्रॉन उस 7 कलर के रेडिएशन में से किसी एक विकिरण को ग्रहण करके ऊपर उछलेगा, बाकी जो 6 कलर है वो बाहर निकलेंगे, और जो 6 रेडिएशन है जब वो बाहर निकलेंगे तो एक नया रंग बनाता हुआ निकलता है, और जो नया रंग बनेगा वही रंग इस ठोस का होगा। यहां जो नया रंग निकलेगा ना बेटा, वही इस ठोस का होगा, और हम कहेंगे ये ठोस रंगीन हो गया, ये ठोस कलर शो कर रहा है। तो हम कई दिनों से ये पढ़ रहे हैं, पिछले क्लास में भी पढ़े हैं कि जिन ठोसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ठोस कलर शो करते हैं। पर प्रश्न था कलर कैसे शो करते हैं, तो एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट करता हूं। जब किसी ठोस को हम रोशनी में रखते हैं तो रोशनी उसके ऊपर पड़ता है, और रोशनी में जो 7 रेडिएशन होते हैं उसमें से किसी एक रेडिएशन को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, बाकी बचे 6 रेडिएशन। तो जो 6 रेडिएशन बाहर निकलेंगे वो एक नया कलर बनाते हुए बाहर निकलेंगे, और जो कलर बाहर निकलेगा वो ठोस आपको उसी रंग में दिखाई देगा। तो इस प्रकार अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण किसी भी ठोस में कलर आ जाता है। तो हमारा जो प्रश्न था बेटा, हमारा जो प्रश्न था कि बताइए इसमें से कौन रंगीन होगा। जवाब बहुत सिंपल है, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से कोई कलर क्यों शो करता है ये मैंने आपको बता दिया। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बहुत सारा पढ़ना है बेटा हमको। चलिए हाँ, अब इसमें से आपको बताना है कौन प्रतिचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है, मतलब कौन डाई मैग्नेटिक है, कौन डाई मैग्नेटिक है बेटा बताइए। इनमें से अच्छा, मैं थोड़ा प्रश्न को सरल कर दूं। आपको यह बताना है कि इन सब में किसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। चलो मुझे बताओ, इनमें से किसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जल्दी मुझे बताइए। है जी ओके, तो चलो एक बार फटाफट इसका आंसर बता देता हूं। आप लोगों ने भी आंसर दिया बेटा। अभी कुछ देर पहले टाइटेनियम, अच्छा बेटा टाइटेनियम का है ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +4। और अभी मैंने आपको बताया है कि जब टाइटेनियम +4 अवस्था में होता है तो उसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। टाइटेनियम जब +4 अवस्था में होता है तो उसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब बात करते हैं निक्कल की, तो निक्कल का विन्यास होता है 4s2 3d8। ये देखो, तो बेटा निक्कल का क्या विन्यास है, 4s2 3d8। तो देखिए निक्कल में आपको यहां 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। आयरन 4s2 3d6। तो बेटा ये देखो आपको दिख रहा होगा यहां पर आयरन में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, निक्कल में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मैंने पूछा है कौन डाई मैग्नेटिक होगा, यानी किसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो आंसर है चौथा। पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ऑक्सीजन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? हाँ, ऑक्सीजन के पास, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, मैंने O नहीं लिखा है, O2 लिखा हूं, O2 लिखा हूं। हैं? क्लास 11th में एक चैप्टर था रासायनिक आबंधन, उसमें आपको ना एक थियरी पढ़ाया गया था,
आणविक कक्षक थियरी, आपको याद होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो बेटा उसमें आपको सिखाया गया था कि ऑक्सीजन का जो संरचना है, आपको चलो मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन का, जब हम लोग ऐसा वाला आप पढ़े होंगे, सब ने पढ़ा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। जिसको हम MOT लिखते थे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने ये पढ़ा होगा। तो बेटा ये बताओ, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल में होते हैं बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ, अब इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, उधर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉनों को बीच में भरो। कैसे भरूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। और आप देख सकते हैं साफ साफ कि यहां पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑक्सीजन में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन है कि इन सब में किसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है? सबके पास था, सिर्फ TiO2 में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो प्रश्न पूछा है इसमें से कौन प्रतिचुंबकीय होगा? तो जवाब एकदम सिंपल है, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है वो प्रतिचुंबकीय होगा। तो ये सब देखो क्लास 11th में पढ़ा हुआ टॉपिक है और क्लास 12th के प्रश्नों में इनका उपयोग हो रहा है। वही कह रहा हूं मैं बार बार कि जब भी मुझे लगता है कि कोई भी टॉपिक जो क्लास 11th का है वो 12th में यूज हो रहा है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और अगर ज्यादा बताना हुआ तो अलग से क्लास ले लूंगा उसका, आप बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए, तो इसका आंसर था बेटा ये वाला। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो अभी कुछ क्लासेस पहले ही क्वेश्चन किए हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन आप भी मुझे बना के बताओ बेटा। चलो इस प्रश्न को थोड़ा बनाने की कोशिश करो, फिर मैं आपको हेल्प करता हूं। जरा इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करो। घनत्व है ना, घनत्व, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा m × z, एवोगैड्रो संख्या a³ 10⁻³ और इसमें आपको क्या निकालने बोला है भाई? इसमें बोला है मोलर भार, यानी कि m निकालना है आपको, यहां पर m निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू n0 इंटू a³ 10⁻³ डिवाइडेड बाई z। अब चलिए यहां सारे जो मान है उसको रखिए और मुझे इसका उत्तर दीजिए। डेंसिटी कितना दिया है बेटा? 2.72। और याद है n0 का वैल्यू 6.62 10⁻23 होता है। पर मैंने आपको बोला था कि गणना करते समय आप उसको 6.62 मत लेना, सिर्फ 6 लेना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 × 10⁻23। ए का मान, ए कितना दिया है बेटा? कहाँ दिया है? हाँ, ये 404 पिकोमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 404 का क्यूब 10⁻³ और अब बताओ z का मान क्या होगा? तो यहाँ FCC लिखा है, तो आपको याद होगा z का मान कितना होता है बेटा? FCC के लिए 4। बस इसे हल करो तो आपको पता चल जाएगा इसमें से क्या आंसर। एक बार ट्राई करो, फिर मैं भी आपको इसका आंसर बताता हूँ। एक बार आप लोग ट्राई करो बेटा, फिर मैं भी आपको इसका आंसर दिखाता हूँ क्या होगा। एक बार कोशिश कीजिए। क्या आंसर आ रहा है आपका? थोड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम जरूर लगेगा ना बेटा। क्लास कब शुरू होता है? दरअसल क्लास का टाइमिंग है 5 बजे। मेरा क्लास 5 बजे शुरू होता है केमिस्ट्री का। पर आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा समय लगना था, इसलिए आज थोड़ी लंबी क्लास ले रहा हूँ मैं।
आज की क्लास 2 घंटे के आसपास की हो सकती है। चलिए इसका आंसर दीजिए आप। डी आंसर नहीं होगा बेटा। डी आ रहा है आप लोग का, और देखो एक बार। हाँ रंजीत, बिल्कुल मुझे आप लोग का स्पेशल क्लास लेना है। लूँगा बस 4-5 दिन और फिर पूरे फिजिकल का आपको जो है मैं क्लास लेकर के बताऊंगा। कोशिश कीजिए। हाँ बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलो तुम लोग ना गणना करते रहना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर सी होगा बेटा। आप एक बार कैलकुलेशन करना और घर में और एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इसका आंसर एक्चुअली सी होगा। कुमारी प्रतिमा दास, हाँ बेटा एकदम सही जवाब है आपका। वैभव तुमने भी सही आंसर दिया है बेटा। इसका आंसर सी होगा। जिनका रह गया है सुषमा मौर्य, अभय मिश्रा, भावेश, अभय, मंजीत, गुड, आप लोगों ने सही आंसर दिया है बेटा। अचिन का रह गया है, बनाइएगा आंसर वैसे सी इसका होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस वाले प्रश्न में आते हैं। ये तो मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताया था। ये जो प्रश्न है ये अभी आपको कुछ दिन पहले ही बताते। एक बार ट्राई करो। प्रश्न आपके सामने है बेटा, एक बार इसको ट्राई करेंगे कि इसमें क्या होगा। एक बार कोशिश करो। 6वां प्रश्न। ग्राम। चलो एक बार आप तो बना ही रहे हो, मैं भी एक बार अपने तरफ से आपके साथ साथ इसको बना के दिखाता हूं। बेटा करना क्या होता है, प्रश्न में पूछा है कि अगर एक क्रिस्टल है, गौर सुनेंगे, अगर एक क्रिस्टल है जिसका वेट आपको दिया है बेटा, जिसका वेट आपको दिया है 100 ग्राम, ठीक है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस 100 ग्राम के अंदर, इस ठोस का जो 100 ग्राम है, 100 ग्राम, उसमें कितने परमाणुओं की संख्या होगी। 100 ग्राम एफसीसी क्रिस्टल में, 100 ग्राम एफसीसी क्रिस्टल में कितने परमाणुओं की संख्या होगी। और घनत्व यहां दिया हुआ है, कोर की लंबाई दी हुई है। तो क्या करोगे, सुनो क्या करना, मैं आपको बताता हूं क्या करना। सबसे पहले डेंसिटी का क्या सूत्र है बेटा, m इंटू जेड एन नॉट ए क्यूब 10 के पावर में -30। सबसे पहले आप लोग क्या करना, m का मान निकाल लेना। सबसे पहले आप m का मान निकाल लेना। तो बेटा m का मान निकालोगे, है ना, आप यहां पर m का मान निकालोगे तो एन नॉट ए क्यूब 10 के पावर में -30 अपॉन z। सबसे पहले आप m का मान निकालिएगा। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ m क्या है, m क्या है बेटा, परमाणु भार। m क्या है, परमाणु भार। और आपको पता है मैंने आपको इसी चैप्टर बताया था बेटा, परमाणु भार का मतलब क्या होता है, परमाणु भार का मतलब क्या होता है, 6.022 10⁻23 परमाणुओं का भार। याद है मैंने आपको इसी चैप्टर में पढ़ाया था। आणविक भार का मतलब होता है, परमाणविक भार का मतलब होता है क्या, 6.022 10⁻23 परमाणुओं का भार। तो बस आपको क्या करना है, ध्यान सुनेंगे बेटा, सबसे पहले आपको करना क्या है, m का मान निकाल लेना है। अब लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, सुनो, प्रश्न में पूछा है कि 100 ग्राम के अंदर कितने परमाणु होंगे। तो बेटा m ग्राम के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे, यानी कि एटम्स होंगे। तो फिर 100 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, 6.022 10⁻23 इंटू 100 अपॉन m। तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले m निकाल लो,
एम, एम का मतलब होता है परमाणुविक भार, और परमाणुविक भार का मतलब होता है इतने सारे एटम, इतने सारे एटम। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 ग्राम में कितने एटम होंगे, तो तुमने बोला कि इतने ग्राम में 6.022 10 की पावर 23 एटम होंगे, तो अभी 100 ग्राम में कितने एटम होंगे। इसको आप लिख लीजिए, हल करते रहना, आंसर आपको मिल जाएगा बेटा। कॉपी कीजिए इसको इसे हल कर लेंगे, इसका आपको आंसर जो है मिल जाएगा। हालांकि आपको परेशानी ना हो इसलिए आप अपने तरफ से मैं आंसर बताया था, इसका आंसर वैसे ए आएगा, तो आप लोग इसको कैलकुलेशन करके देखिएगा। इस तरह से हम इस प्रश्न को बनाते हैं, इस तरह से इस प्रश्न को बनाया जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। होपफुली आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्या करना है मैंने आपको बता दिया। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। ये वाला प्रश्न है, ये सबको अच्छा लगता है, याद है ऐसे प्रश्न बनाना सबको अच्छा लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ इसका आप आंसर बता सकते हैं। चलो ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, मैं भी आपके पीछे पीछे ट्राई करता हूँ, आप भी बनाइए मैं भी बनाता हूँ। प्रश्न में क्या पूछा है जी, इसमें पूछ रहा है कि एक ठोस है जो घन सेल में है। इसको ना मैं ऐसे बना लेता हूं, मुझे पता है कि आप ऐसे प्रश्न फटाफट बना लेते हैं, बट अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि W कहां पर है, कोनों पर है, W कोनों पर है। ओके, W कोनों पर है। फिर क्या बोल रहा है भाई, उसके बाद बोल रहा है O परमाणु किनारे के केंद्र पे है। O परमाणु किनारे के केंद्र पे है। किनारे के केंद्र मतलब है भाई, किनारे का केंद्र मतलब ये ऑक्सीजन जो है वो किनारों के केंद्र पर है, यहां पर। और क्या पूछा आखिरी में, सोडियम परमाणु केंद्र में है। सोडियम परमाणु केंद्र में, तो ठोस का सूत्र क्या होगा, तो बेटा आपको याद होगा हाँ कि अगर मैं क्षमा चाहूंगा W की संख्या निकालूं, तो क्योंकि वो कोनों में है तो कैसे करते हैं बेटा, 1/8 × 8 दैट इज 1, ये हो गया W की संख्या। सोडियम अकेला है बीच में तो वो भी 1 होगा, और ऑक्सीजन जो है वो किनारों पे है, तो किनारों में परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं, 1/4 × 12 दैट इज 3। तो बेटा यहां सूत्र क्या होगा, W हो गया 1, सोडियम हो गया 1, ऑक्सीजन हो गया 3। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा इसमें, बी। आंसर क्या होगा इसमें, बी। ये वाला हम लोगों ने शुरू में बनाया था और ये हम लोग आसानी से बना भी लेते थे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हाँ, ये तो आप फटाक से बता सकते हैं। चलो इसका आंसर दो मुझे। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा भाई, क्या आंसर होगा इसका, अभी अभी पढ़े बेटा इसको। दिव्यांश, सोमेश, सही आंसर है बेटा। कुंदन नहीं बेटा, सी आंसर नहीं होगा। रुपेश, बी आंसर नहीं होगा बेटा। अरे शॉर्टकी में तो केटायन और एनायन बराबर मात्रा में गायब हो जाते हैं। फ्रैंकेल में एक धनायन अंतराकाशी जो रिक्तियां होती हैं वहां पर जाके फंसा हुआ पाया जाता है, तो फ्रैंकेल इसका आंसर है ना, फ्रैंकेल इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं बेटा। चलो एक बार इसको भी ट्राई करो, ये मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं आसानी से। कुछ प्रश्न तो आप मुझे बना के बताएंगे बेटा, तो थोड़ा मजा आएगा, मुझे लगेगा कि हाँ आप भी पढ़ रहे हैं। चलो एक बार ट्राई करो। इसका क्या आंसर होगा, इस वाले क्या आंसर होगा, अब उधर और पहले थोड़ा सा। हाँ तो आंसर मालूम चला, बी सना। हाँ सोमेश, अजय। सोमेश बेटा तुम्हारा आंसर सबसे पहले आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। खैर इस वाले में बहुत लोगों ने आंसर दिया है, रुपेश, अभय, मंजीत, प्रतिमा,
अंजलि, गॉड ब्लेस यू बेटा, खूब तरक्की करो। ये इसका आंसर क्या होगा? बी, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हर प्रश्न को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मुझे लगता है कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिसको आपने बहुत अच्छे से समझा हुआ है टॉपिक को, और आप फटाफट उसका आंसर दे सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। हाँ चलो इसका भी एक बार कोशिश करो, इसका भी एक बार कोशिश करो भाई। हाँ एक बार ट्राई करिए, क्या आंसर होगा बेटा इसका? एक बच्चा कह रहा है सर आप बहुत H2O पीते हो। हाँ बेटा, अब बोलते बोलते ना प्यास लगी जाती है, इतना कंटिन्यू बोलना पड़ता है। हाँ इसका आंसर बताइए 10वें का। क्या आंसर होगा बेटा? हैं? पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उत्सर्जित आवेश क्या होते हैं? याद आ रहा है? आप उदासीन क्यों कह रहे हो बेटा? उदासीन नहीं होगा, उदासीन नहीं रहता वो। आपको याद है मैंने बताया था कि जब आप जैसे कि आर्सेनिक को सिलिकॉन में डालते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है, और जब आप इसको गैलियम को जब सिलिकॉन में डालते हैं तो होल बनता है, होल। और मैंने आपको बताया था कि होल को पॉजिटिव कण के तौर पर हम लेके चलते हैं। मैंने आपको बताया था उस दिन कि है वो होल। मुझे लगता है इसीलिए आप लोग ना इसको उदासीन समझ रहे हो। उदासीन नहीं होगा, ये धनात्मक होगा, पॉजिटिव। तो जब हम लोग ना पी टाइप का सेमी कंडक्टर बनाते हैं, ये पी टाइप में ऐसी होता है, तो जब पी टाइप में अर्धचालक बनाते हैं तो उसमें ना ऐसा होता है कि जो होल बनता है, होल, उसको हम लोग पॉजिटिव पार्टिकल ले करके चलते हैं, है ना, धनात्मक। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी 2 दिन पहले ही पढ़े हैं इसको। हाँ जी, ये भी मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं, ये भी आप मेरे ख्याल से बता सकते हैं। क्या लिखा है? सिलिकॉन में एन प्रकार का अर्धचालक बनाते के वक्त अच्छा किस संयोजकता वाले पदार्थ को मिलाया जाता है? अब यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग हो रहा है संयोजकता, इसका मतलब बेटा ये समझ लो कि बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एन टाइप के लिए एकदम सही आंसर है 5। एकदम सही आंसर है 5। याद है क्या हुआ था? आर्सेनिक के पास बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ बंध बना लेते हैं, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या बनता है बेटा? एन प्रकार का सेमी कंडक्टर बनता है। करेक्ट? तो आपने क्या देखा कि जिस तत्व में बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे या जिनकी संयोजकता 5 होंगी। अच्छा देखो ये प्रश्न है ना, मैं आपको जितने यहां पर क्वेश्चन करवा रहा हूं आज के क्लास में, मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये अलग अलग सालों में अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कोई जेईई मेंस का क्वेश्चन है, कोई नीट का है, कोई पहले का AIEEE का है, कोई PMT का है। तो बेटा आज मैं जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो अलग अलग सालों में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो अब एक परेशानी क्या है, जैसे ये वाला प्रश्न है, अब फिर वही बात बार बार मुझे बोलना पड़ता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लास 11th के, क्लास 12th में यूज होते हैं। अब यहां पर लिखा क्या था? लिखा है कि किस संयोजकता वाले पदार्थ को मिलाया जाए। तो आपने बोला उस पदार्थ को मिलाएंगे जिसकी संयोजकता 5 होगी। लेकिन एक प्रश्न है आपसे, क्या किसी तत्व का अच्छा जानते बेटा इसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी संयोजकता। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या किसी तत्व का संयोजकता
5 होता है, किसी की वैलेंसी 5 पाई जाती है, कंफर्म करो तो। वैलेंसी, किसी की वैलेंसी 5 होता है, कंफर्म करो। अच्छा, आप लोगों ने वो पढ़ा है, एक होता है वैलेंसी, एक होता है कोवैलेंसी, एक होता है संयोजकता, एक होता है सहसंयोजकता। एक होता है संयोजकता और एक होता है सहसंयोजकता। आपने ये शब्द सुना है? बेटा, कोई भी तत्व कितना बंध बनाएगा, गौर से सुनना, कोई भी तत्व कितना बंध बनाएगा ये उसका संयोजकता होता है। और कोई भी तत्व जब अपने संयोजकता से ज्यादा बंध बना ले, कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जो अपने संयोजकता से ज्यादा बंध बना लेते हैं। तो जब भी कोई एटम अपने वैलेंसी से ज्यादा वैलेंसी दर्शाए, अपने संयोजकता से ज्यादा बंध बना बैठे, तो हम कहते हैं वो तत्व सहसंयोजकता शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, यहां भले ही लिखा है संयोजकता, पर एक्चुअली में सहसंयोजकता है। पर क्या करें, जैसा प्रश्न आपके सामने आया है, मैं एग्जाम में आया है, ये मैंने आपके सामने जो है रख दिया है। एक बार फिर भी मैं आपको ना याद दिलाता हूं। बेटा, किसी ऐसे तत्व का नाम बताओ जिसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 है जी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस के भी बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तुमको पता है ये 15वें ग्रुप के हैं, ये 15वें ग्रुप के हैं। तो 15वें ग्रुप के जो समूह होते हैं उनकी संयोजकता 3 यानी कि वैलेंसी 3 होता है, वैलेंसी 3 होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन 3 बंध के अलावा कभी कभी 4 बंध भी बना लेता है, और फास्फोरस 3 बंध के अलावा कभी कभी 5 बंध भी बना लेता है। तो बेटा, जब कोई तत्व अपने संयोजकता से ज्यादा बंध बना ले तो उसे सहसंयोजकता कहा जाता है। तो यहां पर भले ही लिखा हुआ है संयोजकता, पर एक्चुअली वो है सहसंयोजकता। तो बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस बाद कौन आता है? आर्सेनिक। क्या, ठीक है, अभी हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है, धीरे धीरे समझेंगे। तो बस मैं ये बता रहा था कि इसमें से कौन से ऐसा तत्व है जो डोपिंग करने के बाद एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। चलो एक बार ये वाला बताओ, इसका भी, ये भी मैंने बताया था आप लोग को। इसका आंसर, ये तो याद रखने वाला आंसर है, ये याद करने वाला आंसर है। फटाक से इसका आंसर मुझे बताओ जल्दी। AgBr में कौन सी त्रुटि पाई जाती है? जी, AgBr में कौन सी त्रुटि पाई जाती है? शॉटकी और फ्रैंकेल दोनों। आपको याद है बेटा, मैंने आपसे कहा था AgBr इकलौता ऐसा तत्व है जिसमें शॉटकी और फ्रैंकेल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। शॉटकी और फ्रैंकेल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। वेरी गुड, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया बेटा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जरा ये बताओ तो, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, याद करो चलो। हाँ, आपको याद है बेटा वो जो संकुलन क्षमता हमने पढ़ा था कि किसी भी ठोस में जब हम परमाणुओं को उनका संकुलन करते हैं तो एक खास प्रतिशत में ही ठोस के अंदर परमाणुओं का जगह बनता है ना, और बाकी स्थान खाली रह जाता है। एक बार आपको याद दिलाऊं, हम लोगों ने ये पढ़ा है बेटा, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। एक बार मैं आपको ना शॉर्ट में याद दिलाता हूं। हमारे पास कितने स्ट्रक्चर थे? तो हमारे पास टोटल था सिंपल क्यूबिक SCC, उसके अलावा हमने देखा था बेटा BCC, उसके अलावा देखा था हम लोगों ने FCC। और आपको याद होगा कि संकुलन जब अब होता है, संकुलन का जो प्रतिशत रहता है या संकुलन क्षमता होता है, संकुलन क्षमता, तो आपको याद है SCC में अधिक से अधिक कितना परसेंट आप संकुलन कर सकते हैं बेटा? 52.4%। BCC में होता है 68% और FCC में होता है 74%। और बाकी जो रहता है वो रिक्तियां होती हैं,
रिक्तियां होती है। तो बेटा अगर एससीसी में 52% हिस्सा परमाणुओं द्वारा घेरा जाएगा तो फिर 47.6% जो हिस्सा है वो खाली रह जाएगा। इस वाले में 32% और इस वाले में 26% खाली रह जाएगा। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था कि अंतः केंद्रीय यानी कि बीसीसी में रिक्तियों का प्रतिशत कितना होगा। तो बेटा बीसीसी में संकुलन क्षमता 68 है तो रिक्तियों की प्रतिशत कितनी होगी? 32। ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? सी। लिख लेंगे इसको, अगर किसी ने नहीं लिखा होगा तो 32 इसका आंसर होगा। इसका जो आंसर है वो होगा 32। हाँ जी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल से आप सबने पढ़ा है। जब हम लोग संकुलन कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था बेटा किसी भी ठोस में परमाणु कितना जगह घेर सकते हैं, कितना परसेंट घेर सकते हैं ना। चलो अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं बेटा। इनमें से किसमें अच्छा कहना चाहिए पैकिंग होता है और उनके पैकिंग को उनके पैकिंग होने की क्षमता के आधार पर आपको इसको बांटना है। अभी मैंने परसेंटेज लिखा है, अभी मैंने परसेंटेज लिखा था, उसी के आधार पर बताओ सबसे अच्छा संकुलन किसमें होता है? सबसे अच्छा संकुलन किसमें होता है? एफसीसी में, उसके बाद बीसीसी में और फिर सामान्य वाले में। इसका आंसर क्या होगा बेटा? बी। कंफर्म करो, आप लोगों के दिमाग में बी चल रहा है। वेरी गुड। बासुकी और कोई? सोमेश, रूपेश, अभय। ठीक, तो इसका आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला जो प्रश्न है, हाँ, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ये भी आप ट्राई करो। डिफेक्ट तो हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। इसका आंसर मुझे बताओ, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? सॉरी, कथन सत्य नहीं है लिखा है ना, असत्य बताना है बेटा। हाँ, आंसर दो इसका। 15th आंसर बताइए। हम लोगों ने वैसे भी जो दोष है या जो त्रुटियां हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से किया हुआ था। इसमें से कौन सा फॉल्स है, कौन सा गलत है, ये बताना है आपको। सी, अरे बहुत तो सी लिख रहे हैं। अशुद्धि दोष का पदार्थ के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान से सुनना, इसका आंसर हालांकि बी है। मैं आपको याद दिलाऊं, गौर से सुनना बेटा। ये बताओ पहली बात तो इसे पूछा है कौन कथन सत्य नहीं है यानी कि गलत है। ये बताओ अंतराकाशीय दोषों में घनत्व बढ़ता है क्या? अंतराकाशीय दोष, चलो एक बार याद दिला देता हूं आप लोग को, लगता है भूल गए हैं आप लोग। ये देखो, ये आपके सामने मैंने एक ठोस रख दिया। ये देखो यहां पर एक आयोनिक ठोस रख दिया बेटा, और ये देखिए यहां से एक केटायन किसी दूसरे अंतराकाशीय स्थान में जाके फंस गया है। इसी को बोलते हैं ना अंतराकाशीय दोष। तो बेटा अंतराकाशीय मतलब होता है कोई एक केटायन दूसरे जगह में जाके फंस जाए। तो बेटा यहां पर कुल आयनों की संख्या तो उतनी ही है ना। अरे भाई, केटायन गायब थोड़ी हुआ है, वो तो बस खिसक के दूसरे जगह पे चला गया है। तो घनत्व में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसमें डेंसिटी सेम रहेगी, यहां पर कोई बदलाव नहीं आएगा। इसमें क्या लिख दिया है? अंतराकाशीय दोष में घनत्व बढ़ता है। कहां बढ़ रहा है ना, उतना ही रहेगा घनत्व इसमें। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें सी लिख रहे थे। सी, अशुद्धि दोष से पदार्थ का घनत्व पे प्रभाव नहीं पड़ता। ये बताओ किसी आदर्श ठोस में अशुद्धि मिलाते जाओगे तो भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ते जाएंगे ना। अशुद्धि मिलाओगे तो घनत्व भी बढ़ेगा, क्योंकि आप ज्यादा आयन मिला रहे हो अशुद्धि के रूप में। तो बेटा ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट है, घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अशुद्धि मिलाने पर ध्यान देंगे तो आपको उस पर्टिकुलर ठोस में जो आयंस होते हैं उसकी संख्या पे विशेष ध्यान रखना होगा। जो ठोस है उसमें जो पहले से जो आयंस होते हैं उसकी संख्या पे आपको विशेष ध्यान थोड़ा रखना होगा। तो यहां ध्यान देंगे बेटा, अंतराकाशीय वाले में पदार्थ का घनत्व तो नहीं बढ़ता, बल्कि
बस जगह से ए खिसक गया है तो घनत्व जो है वो उतना के उतना ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाँ क्या लिखा है, किसी अंतः केंद्रीय घन में यानी बीसीसी में इतने सारे इकाई सेल हैं, इतने सारे इकाई सेल हैं, तो उस इकाई सेल में कुल परमाणु कितने होंगे? अच्छा जी, और बीसीसी लिखा है, क्या होता है याद है? बीसीसी में बेटा, बीसीसी में एक इकाई सेल, एक इकाई सेल में दो परमाणु होते हैं। याद है आप लोग को? याद आया? बीसीसी में Z का मान 2 होता है, यानी कि एक इकाई सेल में टोटल 2 परमाणु होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इतने सारे इकाई सेल में कितने परमाणु होंगे, यानी कि 12.08 इंटू 10⁻23 इकाई सेल में कितने होंगे? तो 2 इंटू 12.08 इंटू 10⁻23, तो इसका उत्तर है बेटा। तो बीसीसी में आप सबने पढ़ा है, बीसीसी में एक इकाई सेल में टोटल 2 परमाणु होते हैं, तो इतने इकाई सेल में कितने परमाणु होंगे? तो आंसर क्या होगा इसका? है जी ए, लगभग दुगना होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कॉपी कर लिए थे ना आप लोग? स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब ये एक प्रश्न, चलो इसको बना के दिखाए, बट ट्राई करो बेटा। ये जो प्रश्न है, हम लोगों ने इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं, आप बस एक बार ट्राई कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा इसका। एक बार कोशिश करेंगे। क्या पूछा है? 1 ग्राम NaCl में कितने इकाई सेल होंगे? और NaCl क्या रहता है बेटा? FCC, बिल्कुल वैसे ही है जी। NaCl FCC है, और NaCl का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? इसका द्रव्यमान होता है 55, ओह सॉरी, जोड़ो तो आएगा 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम। तो चलो, प्रश्न पूछा है 1 ग्राम में कितने इकाई सेल पाए जाएंगे? कितने इकाई सेल पाए जाएंगे? एक बार ट्राई करो। चलो, ऐसा प्रश्न हम बना चुके हैं बेटा। NaCl आपको याद है ना, FCC होता है। जो NaCl है वो FCC होता है। हाँ, तो मुझे बताओ, FCC में है जी, FCC में आपको याद होगा बेटा कि एक इकाई सेल में टोटल 4 परमाणु होते हैं, 4 परमाणु होते हैं। तो दिमाग लगाइए, NaCl, गौर सुनिए, NaCl के एक इकाई सेल में 4 परमाणु होते हैं, यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 4 परमाणु यानी 4 एटम मिलके एक इकाई सेल बना रहे हैं, एक इकाई सेल बना रहे हैं। तो फिर यहां पर एक एटम में कितने इकाई सेल होंगे बेटा? तो 1/4 इकाई सेल होंगे। ये प्रश्न आप बना चुके हैं पहले भी। हाँ, अब मुझे बताओ, आपको ये पता चल चुका है कि NaCl का एक परमाणु में इतने इकाई सेल होंगे। अब मुझे बताओ, NaCl का भार है बेटा इतना, दिख रहा आपको? NaCl का भार इतना है, कितना है बेटा? NaCl का भार है 58.5 ग्राम। और आपको पता है ना, परमाणु भार का मतलब कितना एटम होता है? परमाणु भार का मतलब कितना एटम होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का भार कितना होता है? यहां पर इसका जो, हालांकि इस स्टेट में जरूरत नहीं है, 1 मिनट। हाँ, तो अब मुझे बताइए कि परमाणु भार का मतलब होता है इतने सारे परमाणुओं का भार। तो बेटा ये बताओ, 1 ग्राम में, यहां जो क्या लिखा है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने परमाणु होंगे? तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 58.5 एटम होंगे। तो बस आपको यह पता चल चुका है कि कुल मिला के 1 ग्राम में कितने परमाणु हैं।
तो बस आपको क्या करना है बेटा, आपको यह करना है कि एक परमाणु से इतने इकाई सेल बनते हैं, तो इतने परमाणु में कितने इकाई सेल बनेंगे। पहले आपने क्या किया, पहले आपने यह पता लगाया कि 1 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं, फिर आपने यह पता लगाया कि एफसीसी में एक परमाणु से कितना इकाई सेल बनता है, तो फिर आपने क्या किया, 1 ग्राम में इतने परमाणु होते हैं, तो इतने परमाणु मिलके कितने इकाई सेल बनाएंगे। आपने पहले भी किया हो, इसका आंसर बताइए मुझे, इसका आंसर बताएंगे मेरे को 17वें वाले का। हाँ, इसका आंसर आएगा बेटा डी, हल कीजिएगा, इसका आंसर आएगा डी। एक परमाणु से 1/4 इकाई सेल बनेगा, तो इतने परमाणुओं से कितना इकाई सेल बनेगा, ये आपको करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न चलते हैं। ये सब बना चुके हैं, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग पहले भी बना चुके हैं, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं इसको। मैं ये लेके चलता हूं कि आपने क्लास अटेंड किया है बेटा। चलो एक बार ये ट्राई करो। ये प्रश्न देखो क्या पूछा, इसमें बीसीसी इकाई सेल है, यहां पर जो बीसीसी इकाई सेल है। अच्छा, इस प्रश्न को बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। असल में होता क्या है बेटा, किसी भी आयनिक ठोस में वो जो परमाणु होते हैं उनकी त्रिज्या, गौर सुनेंगे, किसी भी ठोस में जो परमाणु होते हैं या किसी भी इकाई सेल में जो परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं की त्रिज्या और उनके बीच जो दूरी होती है, उनके बीच जो डिस्टेंस होता है, उसका एक विशेष उनके बीच संबंध होता है। यह संबंध मैंने आप लोगों को जो नोट्स दिया है पीडीएफ में, उसमें मैंने उसका डेरिवेशन जो है दिया हुआ है। होपफुली आपने वो देखा होगा, अगर आपने उसको नहीं भी देखा होगा तो एक बार मैं आपको बता देता हूं। दरअसल होता क्या है, किसी भी ठोस में परमाणु की जो त्रिज्या होती है, रेडियस, और जो एज होता है यानी किनारा, उनके बीच एक संबंध पाया जाता है। एक बार ना उसको मैं लिखवा देता हूं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी आप लोग को। दरअसल तो आपके पास कौन कौन सा संरचना है बेटा, तो टोटल जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है वो हमारे पास 3 है, एससीसी, एफसीसी और तीसरा है बेटा बीसीसी। ठीक है, और मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि किसी भी ठोस में जो एज लेंथ होता है, जरा समझ लेना इसको, एकदम गौर से सुनना मैं क्या बता रहा हूं बेटा। ये मैंने मान लो एक घन सेल बना लिया है और यहां पर एक परमाणु है, तो इस परमाणु का जो त्रिज्या है, और यहां से लेके यहां तक, इसको आप क्या बोलते हो बेटा, एज लेंथ बोलते हो ना, एज बोलते हो। तो मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अलग अलग घन सेल में परमाणु की त्रिज्या और उनके बीच जो दूरी होती है, जो एज लेंथ होता है, जो किनारे की जो दूरी होती है ए, उसके बीच क्या संबंध होता है, इसका डेरिवेशन आपको नोट्स में दिया गया है। एक बार फिर भी मैं आपके सामने इसको लिख देता हूं, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा, आर का ए से संबंध बता रहा हूं मैं आपको, संबंध बता रहा हूं। तो सुनना इधर, दरअसल होता क्या है, एससीसी में आर यानी कि त्रिज्या और ए मतलब डिस्टेंस के बीच जो रिलेशन है वो ये होता है a/2। एफसीसी में इसका जो रिलेशन होता है बेटा, आर ए √2 ये होता है, जिसको आप हल करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, 0.3535 गुणांक ए का। इस वाले में इसका जो रिलेशन होता है आर और ए के बीच का, वो होता है a√3/4। इसे हल करोगे, थोड़ा सरल कर दूं तो 0.433 गुणांक होगा ए का। तो ये कुछ बेहद इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये क्या रिलेशन है, ये क्या बता रहा है, किसी भी ठोस में जो परमाणु होते हैं उनकी जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या और उनके बीच जो दूरी होती है कोर की, उसके बीच क्या संबंध है। ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा बेटा, ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं जो आपको डायरेक्ट याद करना होता है। तो इसी के आधार पर प्रश्न में क्या पूछा है बेटा, प्रश्न में यह पूछा है कि अगर यहां देखो सिरा यानी किनारा
सिरा यानी किनारा, किनारे का दूरी का मान दिया है और आपको वहां पर त्रिज्या पूछ रहा है। दिख रहा है आपको, यहां पर सिरे का जो किनारा है यानी दूरी है वो दिया हुआ है और त्रिज्या पूछ रहा है। और ठोस कैसा है बेटा? काय केंद्री यानी कि बीसीसी। तो जल्दी बताइए, बीसीसी में अभी मैंने बताया था आपको त्रिज्या और उसके बीच क्या रिलेशन होता है बेटा? तो रिलेशन है R इक्वल टू 0.3 सॉरी ये होता है R इक्वल टू 0.433 गुणांक A। तो चलो बताओ, यहां पर A का वैल्यू दिया है और R पूछ रहा है। बताइए आंसर कितना होगा इसका? देख लो आंसर क्या होगा इसका। बेटा मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, मुझे लगता है कि आपको ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं इसको फोकस करना चाहिए। ये क्लास आप लोग के लिए लिया जा रहा है, आपके भविष्य के लिए लिया जा रहा है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें, पर आपके कमेंट जब पढ़ता हूँ और आपके आपसी जो बातचीत है उसको देखता हूँ तो थोड़ा सा निराशा होती है कि आप क्लास में ध्यान थोड़ा कम दे रहे हैं और आपस में बात ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए बेटा, इसमें ऑलरेडी वही बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है या मैसेज कर सकता है जो सब्सक्राइब किया हुआ है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको हमारे द्वारा जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसकी आपको आवश्यकता है। कोई यूं ही सब्सक्राइब नहीं करता है। तो मुझे पूरा यकीन है बेटा कि आपको जो भी चीज़ सिखाया जा रहा है उससे आपको लाभ मिलना चाहिए और लाभ मिल भी रहा होगा। पर आपके जब मैं कमेंट में आप जो आपस में बात कर रहे होते उसको देखता हूँ, थोड़ी निराशा होती है। हम लोग अलग से समय निकाल के आपको एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा चीज़ें करा रहे हैं और आप आपसी बातचीत करते हैं, तो इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं बेटा। अभी जैसे स्कूल खुलेगा, यकीन मानिए अभी जैसे स्कूल खुलेगा आपको ना समय नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। एकदम से स्कूल का सिलेबस बढ़ता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका बोर्ड एग्ज़ाम सामने आ गया। जब पढ़ाई अभी तो शुरुआत हुई है, ये एकदम सिंपल चैप्टर है, अभी बड़े बड़े चैप्टर आने वाले हैं। ऑर्गेनिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक पढ़ने वाले हैं। तो सिलेबस जो है वो इतना टफ होता चला जाएगा, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमने जो टारगेट बनाया है आपके लिए वो कैसे अचीव हो पाएगा। बेटा आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप कौन हैं, हम आपको व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते, पर हर एक बच्चे को हम अपना बच्चा लेके यहाँ पर चल रहे हैं। हर एक बच्चे को एक अच्छा रिजल्ट आ सके उसके लिए काम कर रहे थे। एकदम निवेदन करूँगा बेटा आप थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये सब जो क्वेश्चन है बार बार नहीं हो पाएगा, तो बस रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ही के लिए बोल रहा हूँ ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर क्या था बेटा? सी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है ओके ये वाला, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये आप खुद से बना लेंगे। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद मुझे लगता है आप ये कर सकते हैं, इसको ट्राई कीजिएगा। अभी कुछ देर पहले जो मैंने बताया था ना, ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा बेटा। अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन हम लोग किए थे, ये प्रश्न बिल्कुल वैसे ही बनेगा। पहले m निकाल लेना, है ना, डेंसिटी n0 a क्यूब और z, पहले m निकाल लेना और उसके बाद आप कहेंगे कि वो जो आपने वहां पर m निकाला है उस m में कितने परमाणु की संख्या होगी। पहले इस m में कितने परमाणु होंगे वो देख लेना, फिर उसके बाद 100 ग्राम में कितने परमाणु होंगे वो देख लेना। ये अभी कुछ देर पहले हमने बताया हूँ ये वाला प्रश्न। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रश्न मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया है। हालांकि इसका आंसर मैं आपको बताया था, इसका आंसर आएगा 5, तो इसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया बेटा इसको, ठीक है। अब उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बेटा। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान देना। अभी रिसेंटली कुछ सालों से, अभी 5-7 सालों से
अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। फिर से रिपीट करता हूं, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान देना। ये जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं, ऐसे प्रश्न अभी पिछले 5-6 सालों में अलग अलग एग्जामों में ये पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और आपके बोर्ड ईयर में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न देखो, मैं एक काम करता हूं बेटा, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आप मुझे बना करके बताना, पर इसको बनाने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं अपने तरफ से एक एग्जाम्पल आपको एक्स्ट्रा बता दूं। तो उस एग्जाम्पल को समझ लो, उसके बाद फिर ये तो आप बना ही लेंगे। तो चलिए काम करते हैं। इस प्रश्न को बनाने के लिए पहले मैं आप लोगों को एक काल्पनिक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अपनी तरफ से बताता हूं, और जैसे मैं बताऊंगा ठीक उसको वैसे ही बनाइएगा, ठीक है। याद है अभी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट देखा था, जिसमें हमने यह देखा था कि कई बार ऐसा होता है कि केटायन और एनायन की संख्या बराबर नहीं पाई जाती। अभी अभी कुछ दिन पहले पढ़े हम लोग कि कई ऐसे ठोस होते हैं जिसमें केटायन और एनायन की संख्या बराबर नहीं पाई जाती। तो उसी प्रकार का मान लो एक ठोस है, मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल अपने तरफ से आपको दिखाता हूं। मान लो किसी प्रश्न में यह पूछ दिया कि एक ठोस है, एक ऑक्साइड है, ऑक्साइड, उस ऑक्साइड का सूत्र दिया हुआ है 0.96 और ऑक्सीजन का मात्रा है 1.00। तो प्रश्न क्या पूछ रहा, सुनो बेटा। प्रश्न यह कह रहा है कि एक ठोस है, उस ठोस में मेटल यानी कि धातु का संख्या इतना है और ऑक्सीजन की संख्या इतना है। अब प्रश्न यह पूछ रहा है कि चलो बताओ इस ठोस में ये जो मेटल है, कितने सारे मेटल 2+ चार्ज वाले होंगे और कितने सारे मेटल 3+ चार्ज वाले होंगे। जरा मैं प्रश्न को थोड़ा इजी कर दूं। ये बताओ बेटा, अगर मान लो मैं आपसे बोलूंगा कि आपके पास आयरन ऑक्साइड है, तो बेटा आयरन ऑक्साइड मतलब Fe होता है, Fe। तो अगर मैं कहूंगा कि आयरन ऑक्साइड में, जल्दी बताओ, आयरन ऑक्साइड में आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो बेटा आप कहेंगे कि भाई आयरन ऑक्साइड में आयरन है और आयरन 2+ वाला भी होता है और 3+ वाला भी होता है ना। आयरन ऑक्साइड के अंदर जो आयरन होता है, आयरन वो 2+ वाला भी होता है और 3+ वाला भी होता है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि इस ठोस में वो जो धातु है उस धातु में कितने सारे धातु आयन 2+ चार्ज वाले होंगे और कितने सारे धातु आयन 3+ चार्ज वाले होंगे। प्रश्न क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि इस ठोस में, जिसका बड़ा ही अजीब सा फॉर्मूला है। बेटा ये फॉर्मूला अजीब क्यों है? क्योंकि ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक सॉलिड है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस ठोस में वो जो धातु है, उस धातु के कितने सारे 2+ वाले आयन होंगे और कितने सारे 3+ वाले। तो कैसे बनाते हैं इस प्रश्न को, जरा गौर से देखना। कैसे बनाते हैं इस प्रश्न को, जरा गौर से देखना। ये बताओ कि ये जो ठोस है, इसका जो फॉर्मूला है बड़ा अजीब सा है। पहले इसको थोड़ा सा इजी कर दूं तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 0.96 को अगर मैं 96 लिख दूं तो ऑक्सीजन 1.00 से 100 हो जाएगा। मैं इसी सूत्र को ऐसे लिख सकता हूं ना। तो आप देखो मेरे पास टोटल 96 यानी कि 96 धातु हैं और मुझे यह पता लगाना है कि उस 96 धातु में से कितने सारे धातु 2+ वाले हैं और कितने सारे धातु 3+ वाले हैं। तो मान लेते हैं, मान लो, ध्यान सुना बेटा, मान लो कि M2+ आयन की संख्या अगर मैं X मान लूं, अभी मुझे नहीं पता कि इस ठोस के अंदर 2+ वाले कितने होंगे और 3+ वाले कितने होंगे। तो मान लेते हैं कि इस ठोस में 2+ की संख्या अगर X है तो 3+ आयन की संख्या कितनी होगी बेटा, संख्या कितनी होगी? ये हो जाएगा बेटा आपका 96 - X, है ना। अगर इसको X ले लेते तो 96 - X। अब एक काम करते हैं, अब मैं कुल पॉजिटिव चार्ज इस ठोस के अंदर, कुल धनात्मक आवेश, कुल पॉजिटिव चार्ज कितना है वो निकाल लेता हूं। तो बेटा यहां पर इस ठोस में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? इस ठोस में
टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? तो बेटा 2 प्लस 1 मिनट ना, हाँ 2 प्लस कितने बार है? x बार, और 3 प्लस कितने बार है? 96 माइनस x बार, है ना। 2 प्लस कितने बार है? x बार, और 3 प्लस कितना है? 96 माइनस x बार। तो कुल मिला के टोटल पॉजिटिव चार्ज मेरे पास इतना है। अब एक काम करता हूं, मैं ये पता लगा लेता हूं कि इस ठोस में कुल नेगेटिव चार्ज कितना है। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? अब मुझे बताओ बेटा, एक ऑक्सीजन में 2 माइनस यूनिट चार्ज होता है, एक ऑक्सीजन में 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। तो फिर 100 ऑक्सीजन में कितने नेगेटिव चार्ज होंगे बेटा? 200 नेगेटिव चार्ज होगा। जब एक ऑक्सीजन में 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है तो फिर 100 ऑक्सीजन में 200 होगा। तो कुल मिला के मैंने क्या पता लगा लिया कि मेरे पास कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज। फिर मुझे याद आया कि किसी भी ठोस में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, तभी तो एक ठोस जो है उदासीन रहेगा बेटा, न्यूट्रल रहेगा। तो आप सबको पता होना चाहिए किसी भी ठोस में टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है। तो हमारा टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? हमारा टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है बेटा? +2x टाइम्स है, और प्लस 96 माइनस x, और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है बेटा? 200। अब एक काम करो, इसको हल करो और हल करके बताओ x का मान कितना आ रहा है बेटा। जल्दी इसे हल कीजिए और मुझे बताओ x का मान कितना होगा। यहां पर x का मान कितना आ रहा है? x का मान यहां पर कितना आएगा? बताइए। एक 104 नहीं, 104 कैसे आएगा कुंदन बाबू? कितना आ रहा बेटा इसका आंसर? ध्यान से देखो। यहाँ पर x का मान कितना आ रहा है आप लोग का? +2x टाइम्स है, और +3 96 है ना, 96 माइनस x टाइम्स है। क्या क्या लिख के भेज रहे हो बेटा? थोड़ा ध्यान दो। है जी, m2 प्लस x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर हल करेंगे तो? कोई ध्यान से हल नहीं कर रहा बेटा, लोग कुछ भी लिख रहे हो आप लोग। ध्यान से देखिए, टोटल क्या पूछ रहा हूँ? टोटल नेगेटिव चार्ज 200 कैसे हुआ? 200 कैसे हुआ बेटा? एक ऑक्सीजन में 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। अब सही जवाब आना शुरू हुआ है। प्रतिमा, विकास, एकदम सही जवाब बेटा, एकदम सही जवाब। कुमारी प्रतिमा, आदित्य राज, हर्षिता, गुड। कुछ लोग तो लगता है कोशिश नहीं करते हैं, अपने से कुछ भी वैल्यू लिख के भेज रहे हैं। हाँ जी बेटा, इसका आंसर होगा 88। शाबाश, 88। तो बेटा x का मान आया 88, x का मान आया 88। इसका मतलब है
x का मान 88 आया, मतलब कि 2 प्लस आयन की संख्या 88 है इस ठोस के अंदर। M2 प्लस आयन की संख्या 88 है, तो फिर 88, आपके पास कुल संख्या 96 है ना, तो 96 में से 88 माइनस कर दोगे तो आपको, हाँ जी, तो आपको M3 प्लस आयन की संख्या मालूम चल जाएगी। क्यों दिख रहा है आप लोग को? यहां पर 88 आएगा, 88 आएगा, जब उसको माइनस करोगे बेटा तो यह 8 आएगा, तो कुल मिला के M3 प्लस आयन की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो प्रश्न में यह पूछा था कि इस ठोस में कितने सारे आयन 2 प्लस वाले और कितने 3 प्लस वाले। तो बेटा 2 प्लस आयन की संख्या कितनी है? 88, 3 प्लस की 8। अच्छा, अब अगर कोई आपको बोलेगा इन आयनों का परसेंटेज निकालो या प्रभाज निकालो, हाँ, अगर आपको कोई बोलेगा इन आयनों का परसेंट निकालो या प्रभाज निकालो, बहुत आसान है बेटा। क्या करोगे? अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं 2 प्लस वाले का, तो कैसे निकालेंगे? 2 प्लस वाले की संख्या कितनी है? 88। कुल आयन कितने थे? 96 इंटू 100। ऐसा करोगे तो M2 प्लस की संख्या निकल जाएगी, परसेंटेज निकल जाएगा। तो परसेंट निकालना हुआ या वहां पर प्रभाज निकालना होता है, इस प्रकार से प्रभाज निकालते हैं। और कोई बोलेगा कि चलो परसेंट निकालो 3 प्लस वाले का, तो बेटा यहां जितना परसेंट आएगा 100 से उसको माइनस कर देना, तो 3 प्लस वाले का भी परसेंट निकल जाएगा, है ना। 100 से माइनस करोगे तो 3 प्लस वाले का भी परसेंटेज जो है वो निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसी के आधार पर आप मुझे यह प्रश्न बना के दिखाओ। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो, इसका फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। हां, ये जो प्रश्न है, चलो एक बार ट्राई करो। इसमें बोला है 3 प्लस वाले का प्रभाज यानी कि परसेंट कितना होगा बेटा? चलो निकाल के बताओ फटाफट इसको। जैसे मैंने बनाया था अभी सेम वैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन कई अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। जल्दी बताइए, M3 प्लस का प्रभाज यानी कि परसेंटेज कितना होगा? ट्राई कीजिए। ट्राई करेंगे इसको। ट्राई कीजिए। क्या आंसर आएगा इसका? Fe3 प्लस Fe2 प्लस। कितना परसेंट आ रहा है बेटा, एक बार बताएंगे? 3 प्लस का बताना है ना। 5.08। और कोई जल्दी बताइए। ट्राई कीजिए। सही जवाब बेटा 5.08। ये जो प्रश्न है ना, ये अभी रिसेंटली कुछ सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं अलग अलग तरीकों से। तो ना इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना। जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछ देगा कि एक ठोस है जिसमें ऐसा फॉर्मूला है, ऐसा बोल देगा। इसमें आपको बताना होगा कि इस ठोस में Fe2 प्लस और Fe3 प्लस की संख्या कितनी होगी। तो इस प्रकार के ना बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये इसका जो है आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न मुझे बना के दिखाओ। हाँ, ये मेरे ख्याल से आप लोग बना लेंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी क्या निकालने बोला है? इसमें घनत्व निकालने बोला है। वेरी गुड, निकाल लेंगे भाई हम लोग। ओह क्षमा चाहूंगा, क्या करेंगे? घनत्व निकालना है। डेंसिटी m इंटू जेड एन नॉट ए क्यूब 10 के पावर -30। इस प्रश्न में सब कुछ वही है जो पहले किए हो, बस अलग ये है
कि यहां जो ए है, ए उसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट तीनों अलग अलग दिया है, तीनों अलग अलग दिया है, बस इतना ही है, बाकी सब कुछ वही करना है। इससे पहले के प्रश्नों में क्या होता था, ए का मान डायरेक्ट दिया होता था, पर आपको पता ना बेटा, ए जो रहता है एज है ना, वो लंबाई गुड़ाई चौड़ाई के गुणांक होता है। तो इस प्रश्न में फर्क सिर्फ इतना है कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग दे दिया है, तो उसको गुणा करके बस वहां पुटअप करना है, बाकी हल करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा। बाकी इसको हल करने का जो तरीका है ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, बहुत आसानी इसको आप लोग बना लेंगे बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, ये जो आपको प्रश्न दिख रहा है, इस प्रश्न में पूछा है कि अगर एक ठोस है NaCl जैसा, अच्छा आपको पता है ना बेटा, NaCl जो होता है वो FCC होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, NaCl जो है वो FCC होता है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर कोई ठोस जो NaCl जैसा है, यानी FCC है, FCC, तो उस FCC में अगर केटायन की त्रिज्या इतनी होगी तो एनायन की त्रिज्या कितनी होगी। तो आपको ऑलरेडी मैं जो केटायन की जो त्रिज्या है या केटायन का जो आकार है वो कितना होता है ये आपको पहले बता चुका हूं। किसी भी जैसे मान लीजिए आप जब संकुलन करते हैं तो ये तो एनायन होते हैं और बीच में केटायन होता है, तो जो केटायन होता है उसकी त्रिज्या कितनी होगी। अगर आपका ठोस FCC है तो आपको याद होगा कि FCC के लिए, BCC के लिए आपको कुछ सूत्र दिए गए थे, याद है ये वाला सूत्र 0.414 इंटू R, जहां पर इस छोटे r का मतलब होता है बेटा, है जी, छोटे r का मतलब होता है केटायन का त्रिज्या और बड़े r का एनायन का त्रिज्या। बस फिर क्या है, आपको इस प्रश्न में केटायन का त्रिज्या दिया हुआ है ना, ये 414 होता है ना, 414, और आपको एनायन की त्रिज्या पूछ रहा है। केटायन की त्रिज्या दी हुई है और एनायन का त्रिज्या पूछ रहा है। एक बार फटाक से इसका आंसर बताओ मुझे, इसका आंसर बताएंगे। केटायन का त्रिज्या दिया है और एनायन की त्रिज्या पूछ रहा है, क्या आंसर होगा इसका। ट्राई करो, ध्यान से देखो बेटा। डी, क्या आंसर होगा इसका, डी, शाबाश रंजीत, गुड बेटा। चलो अगले क्वेश्चन में चलें। ये वाला, ये ना आप बना के बताओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये जो बीच में पार्टिकल है ना बेटा, वो अंतः केंद्रीय में है ना, वो जो बीच वाला है वो एकदम बीचों बीच है, इस घन के बीच में हो, जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये वाला वो बीच में है, ठीक है। चलो इस स्ट्रक्चर को देख के बताओ, इस ठोस का सूत्र क्या होगा, इस ठोस का सूत्र क्या होगा, ट्राई कीजिए। बताओ बेटा क्या आंसर होगा इसका। बी, पी कैसे होगा, ध्यान दो। अरे आपको साफ साफ एक स्ट्रक्चर बना के दिया गया है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस ठोस का सूत्र क्या होगा। कैसे दिमाग लगा रहे हो बेटा। हर्षिता सही आंसर है, प्रतिमा गुड, प्रतिमा का आंसर सही है बेटा। और कोई ए होगा। अरे भाई जो परमाणु किनारों पर है, मतलब कोनों पर है, कोनों पर, तो बेटा कोनों के लिए क्या सूत्र था, 1/8 इंटू 8 दैट इज 1, है ना 1। और जो बीच में होता है, बीच में वो तो पूरा लेते हैं, तो वो भी हो गया 1 दैट इज 2। तो ए भी 1, बी भी 1, तो सूत्र क्या होगा बेटा, ए बी। इस ठोस का सूत्र क्या होगा, ए बी। ठीक, तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि इस पूरे चैप्टर में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
आप ऑलरेडी क्लास 11th में जो है गैसीय अवस्था पढ़ चुके हैं और क्लास 12th में इस चैप्टर के बाद आप द्रव अवस्था भी पढ़ने जा रहे हैं। आपने ठोस अवस्था जो है वो कंप्लीट कर लिया। हालांकि आप अपना बुक, आपके पास जो भी बुक है उसे और ध्यान से पढ़ो, उसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको भी बनाइएगा। तो बेटा अब हम लोगों ने क्लास 12th का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। हमने थियरी पढ़ लिया, न्यूमेरिकल बना लिया, आज हम लोगों ने एमसीक्यू भी कर लिया। तो ये जो एमसीक्यू आपको बताए गए हैं, इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन अगर मैं पूरे क्लास 12th के सिलेबस के बारे में बात करूं तो ये जो चैप्टर था ना बेटा, सभी फिजिकल चैप्टर में सबसे छोटा और सरल था। अब जो चैप्टर आएंगे वो धमाकेदार हैं और बहुत मजेदार हैं। तो अब इस अगले क्लास से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम होगा बेटा विलियन, और मैं निवेदन करूंगा एक भी क्लास गैप मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो, और उसका वेटेज भी ज्यादा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी। तो ये चैप्टर तो फिर भी कॉम्प्लीमेंट्री था, पर इसके बाद जो चैप्टर आएंगे वो बहुत बड़े और बहुत लॉजिकल है। आप बीच बीच में एक भी क्लास मिस मत करना, चैप्टर में बहुत मजा आएगा आपको। तो चलिए फिर एक काम करते हैं बेटा, आज के क्लास में इतना ही करते हैं। मैंने चैप्टर नंबर 1 आप लोग के लिए कंप्लीट करा दिया है, आपको नोट्स भी दे दिया गया है, तो आप उसको तैयारी करना शुरू करेंगे। कुछ भी परेशानी होगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अगर मुझे जरूरत पड़ा तो आपको अलग से क्लास लेकर के उस समस्या का समाधान जो है, जो भी पॉसिबल हो सकता है, मैं आपके लिए जरूर करूंगा। बस शर्त यह है कि आपको जो भी परेशानी होगी पर ध्यान रहे वो एकदम जेन्युइन परेशानी होनी चाहिए। कुछ भी आप कमेंट ना करें, कुछ भी आप शिकायत ना करें। आपका अगर जो परेशानी है वो सच में अगर ध्यान देने योग्य है तो यकीन मानिए, आप अगर कोई बहुत परेशानी जा रही है किसी टॉपिक में, किसी लॉजिक में, किसी कॉन्सेप्ट में, किसी क्वेश्चन में, तो आपसे निवेदन है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या आप यूट्यूब में आप SMS मैसेज कर सकते हैं। जो भी मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों को ये वाली परेशानी आ रही है तो मैं अलग से समय निकाल के आप लोग के लिए उसका एक क्लास जरूर लगा दूंगा। खैर ठीक है, जब जब कोई चैप्टर चलेगा, जब जब क्लास 11 का कोई कॉन्सेप्ट आएगा, मैं साथ लेके चलूंगा और चैप्टर को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। तो चलिए फिर आज क्लास भी तय करते हैं बेटा, अगले चैप्टर में, नए चैप्टर में मिलते हैं अगले क्लास में।